गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बीएसटी के पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस के ई लेक्चर की सीरीज में अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उनके मीनिंग डेफिनेशंस क्या क्या हैं, साथ ही उनकी नीड क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी करी थी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं, बनते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, कौन बनाता है और कौन सा प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। अब इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए हम आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से इशू किए जा चुके हैं। जो अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जा सकते हैं। आपके सिलेबस में केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात की गई है, तो जहां तक है आपको सिंपली नाम ध्यान रखने हैं और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको इनके बारे में भी बता देती हूँ। अपने पास अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 है वो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट की शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो सभी एंटिटीज पे कंपल्सरीली अप्लाई नहीं होते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अपना अलग अलग रूल होते हैं, वो कौन सी लेवल के एंटिटीज पे अप्लाई होंगे, कौन सी लेवल के एंटिटीज पे कंपल्सरीली अप्लाई नहीं है। किसी पे ऑप्शनल है और किसी पे कंपल्सरीली अप्लाई किए गए हैं। साथ ही सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में डेट भी मेंशन होती है कि ये किस डेट से इफेक्टिव होगा और कब से ये अपने इन्हीं एंटिटीज पे कब से अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट एस है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। इस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि जिन एंटिटीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ये बताना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने अकाउंट्स जब मेंटेन करते टाइम कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए डेप्रिसिएशन की दो अकाउंटिंग है, दो मेथड है अपने पास में, WDV भी SLM भी है, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर में डालना पड़ेगा कि हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये मेथड डेप्रिसिएशन का फॉलो कर रहे हैं। सेकंड आता है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, स्कंद का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो ये बताता है कि जो कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर होगा वो ही हमारे स्टॉक का उस रेट पे स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा। थर्ड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो भी एंटिटीज आती हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि जो हमारा कैश का फ्लो क्या रह रहा है, कैश हमारे जो एंटिटी है उसके पास कैश कहाँ से आ रहा है और वो कहाँ कहाँ उस कैश को खर्च कर रही है। तो जो भी कैश का फ्लो है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू उनको बताना पड़ता है। AS4 की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, कंटिजेंस एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। AS4 चिट्टा तिथि के बाद घटित घटनाओं एवं आकस्मिकताएं। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो सारे इवेंट्स और कंटिजेंसीज आती हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद में घटित होती हैं। अब उनका ट्रीटमेंट इस ईयर में करना है, नेक्स्ट ईयर में करना है और किस तरीके से करना है वो सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS5 है किसी अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि व पूर्व अवधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन। तो AS5 बताता है कि जो पीरियड का नेट प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से आपको कैलकुलेट कर सकते हो और उस प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम जो प्रायर पीरियड आइटम है, जो हमारा जो फाइनेंशियल पीरियड है उससे पहले ही कोई मद रह गई है या फिर किसी वजह से छूट गई है तो उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा वो बताता है। साथ ही अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, मान लीजिए डेप्रिसिएशन में आपने पहले SLM फॉलो कर रहे थे और 2-3 साल के बाद में आपको लगता है हमें WD फॉलो करना चाहिए तो आप WD फॉलो कर रहे हो, तो इसमें चेंजेस अगर आप ऐसा करते हो तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट आने वाला है और उस इफेक्ट का क्या ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, ये AS5 बताता है। AS6 है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्यह्रास लेखांकन। तो मूल्यह्रास लेखांकन किस तरीके से किया जाएगा ये AS6 बता रहा है। AS7 है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट,
ये रिवाइज किया गया 2002 में। निर्माणी ठेकों हेतु लेखांकन, जो भी कंस्ट्रक्शन एंटिटीज हैं जो कंस्ट्रक्शन करती हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो लिए जाते हैं, उनका लेखांकन किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ईयर बाय ईयर चलते रहते हैं। एक साल में मान लीजिए इतना परसेंट काम पूरा हुआ है, दूसरे साल में इतना परसेंट काम हुआ है, तो उनको खर्चे को किस तरीके से आप बाइफरकेट करोगे, किस तरीके से आप उनका प्रॉफिट एंड लॉस हर साल किस तरीके से बनाओगे, ये सब AS 7 बताता है। AS 8 आता है अकाउंटिंग एंड रिसर्च, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास हेतु लेखांकन। इस AS को अब हटा दिया गया है, ये अस्तित्व में नहीं है। AS 9 है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, आगम मान्य था कि रेवेन्यू किस तरीके से और किस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सेल करी, सेल करने के बाद में सेल ऑन अप्रूवल मान लीजिए आपने की सहमति पर सेल करी, सेल करने के बाद में कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो उसको रखे या उसको ठीक लगेगा, तो नहीं ठीक लगेगा वो रिटर्न कर देगा। तो ऐसी सेल है या फिर कोई सेल है या परचेज है, किसी भी असेट्स की सेल परचेज है, तो उसको किस पॉइंट पे आपको रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू को किस पॉइंट पे हमें मानना है कि हमारी सेल वाकई में हो चुकी है, ये सब बताया गया है AS 9 में। AS 10 की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट्स, जो फिक्स्ड असेट्स हैं स्थायी संपत्तियों हेतु लेखांकन किस तरीके से किया जाएगा। जो भी फिक्स्ड असेट्स हैं जब वो परचेज की जाती हैं तो उसके साथ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस को कॉस्ट में इंक्लूड करना है और किस तरीके से उनका लेखांकन करना है, कौन सी असेट्स को कैश किस तरीके से दिखाना है, तो वो सब इसमें बताया गया है। AS 11 है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी रिवाइज हुआ है 2003 में। तो विनिमय, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव हेतु लेखांकन, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है तो अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। कोई अगर कोई एंटिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो दोनों तरह के वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो दोनों जगह उसका बिजनेस है, इंडिया में और इंडिया के बाहर, तो उसका अगर वो मेंटेन करता है लेके, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। AS 12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है किसी को, सरकारी अनुदानों हेतु लेखांकन है, जो सरकारी अनुदान किसी एंटिटी को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं, तो उसको किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। AS 13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है वो बताई गई है। AS 14 है अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, एकीकरण हेतु एकीकरण के लिए लेखांकन। अगर दो एंटिटीज का अमालगमेशन होता है तो उन अमालगमेशन के लिए क्या क्या रूल्स हैं और उनका किस तरीके से आप अकाउंट्स को मेंटेन किए जाएंगे। AS 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी रिवाइज हुआ है 2005 में। इसे एम्प्लॉय बेनिफिट, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको जो बेनिफिट दिए जाते हैं, PF दिया जाता है या और कुछ जो भी बेनिफिट्स, उनको कोई शेयर्स वगैरह दिए जाते हैं, जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये बताता है AS 15। इससे आगे चलते हैं AS 16 की तरफ। AS 16 हमें बताता है बोरोइंग कॉस्ट के बारे में, कि जो बोरोइंग कॉस्ट है, ऋण लागतें, अगर कोई लोन लिया जा रहा है तो उसको किस तरीके से और कैसे उसको जो भी इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज करना है, रेवेन्यू इंटरेस्ट कितना मानना है, वो सब यहाँ पे बताया गया है। AS 16 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग को खंड प्रतिवेदन बोलते हैं। किसी बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट हैं तो उनको किस तरीके से उनका लेखांकन किया जाएगा। AS 18 है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, तो AS 18 बताता है कि कौन कौन सी पार्टीज को रिलेटेड पार्टी माना जाएगा, और अगर आप रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो उसका आपको कहाँ तक आपको डिस्क्लोज करना है और कैसे उनका डिस्क्लोजर करना है, ये बताता है आपका AS 18 संबंध पक्ष प्रकटीकरण। AS 19 आता है लीज पट्टे, लीज के संबंध में अगर कोई लीज ली गई है तो इसके संबंध में तो किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो बताए गए हैं। AS 20 है आपका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर प्रति अंश अर्जन। AS 20 आपको बताता है कि जो भी एंटिटीज हैं वो शेयर, अगर शेयर इश्यू करती हैं तो उन शेयर्स का अगर उसके प्रॉफिट तो हमें टोटल पता चलेगा, वो ये नहीं बता रहा कि प्रति अंश कितना आपको अर्निंग हो रही है, वो आपको वैसे जनरली पता नहीं चलता है। AS 20 आपको मेथड बताता है कि आपके जो भी प्रॉफिट्स हुए हैं, जो भी अर्निंग्स हुई है किसी एंटिटी की, उस अर्निंग से अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकाला जाए, प्रति अंश अर्जन किस कैसे ज्ञात किया जा सकता है। AS 21 है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन, जो अगर कोई किसी की सब्सिडरी कंपनी है
होल्डिंग कंपनी है, तो उन कंपनीज के किस तरीके से कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। वो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाती है, उनके कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाएंगे। AS22 बताता है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन टैक्सेस ऑन इनकम, आय पर करों हेतु लेखांकन। जो भी इनकम के टैक्सेस लगेंगे इनकम के ऊपर, उनके इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो AS22 बताता है। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखा मानक 23 बताता है एकीकृत वित्तीय विवरणों में सहचरों में विनिमय हेतु लेखांकन। जब आप कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, करते हैं कोई एंटिटी, तो उस एंटिटी में अगर एसोसिएट्स, सब्सिडरी और एसोसिएट्स भी होते हैं, तो एसोसिएट्स में अगर किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका टैक्स, उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये बताता है AS23। अब चलते हैं AS24 पे। AS24 है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 2-3 तरह के ऑपरेशन कर रहा है और वो किसी ऑपरेशन को बंद कर देता है किसी भी वजह से, तो उस बंद किए गए ऑपरेशन के केस में किस तरीके से आपको उसको फाइनलाइज करना है, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं। तो बंद हुई क्रियाओं के किस तरीके से आप ट्रीटमेंट करेंगे। AS25 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन किस तरीके से बनाए जाएंगे, ये AS25 बताता है। AS26 इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। इंटेंजिबल एसेट जिनको अदृश्य संपत्तियां बोली जाती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ये सब जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से वो दिखाई जाएंगी। AS27 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। अगर जॉइंट वेंचर है, संयुक्त उपक्रमों में हित का वित्तीय प्रतिवेदन, जॉइंट वेंचर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाएगी। AS28 है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। AS28 है संपत्तियों के मूल्य में क्षति। अगर संपत्तियों का मूल्य अगर मार्केट में वैल्यू बहुत कम चल रही है तो उसका इम्पेयरमेंट किस तरीके से किया जाएगा, टैक्स ट्रीटमेंट क्या, सॉरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ये बताते हैं AS28। 29 है प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स। आयोजन, संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध संपत्तियों को किस तरीके से और कहाँ डिस्क्लोज किया जाएगा, ये बताता है आपका AS29। AS30 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉग्नाइजेशन मेजरमेंट। AS31 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन और AS32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। तो AS30 तो है वित्तीय प्रलेख में पहचान व मापन। AS31 वित्तीय प्रलेख प्रस्तुतिकरण और AS32 वित्तीय प्रलेख प्रकटीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ हो गए टोटल हमारे पास AS32, जिसमें से AS8 को हटा दिया गया है, वो अब अस्तित्व में नहीं है। और जो कंपनीज में अप्लाई होते हैं वो मेन तौर पे AS29 तक कंपल्सरी मोस्ट ऑफ कंपनीज पे अप्लाई हो जाते हैं। इनके बारे में अलग से बताया गया है कि कौन पे अप्लाई, कौन से अप्लाई नहीं होंगे। अब हमने बात डिस्कस कर ली है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से इशू किए जा सकते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम स्टेटस की बात कर लेते हैं, स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें बताया गया है कि जो ASB है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, ऑफ ICAR डेवलप्स AS। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ICAI के द्वारा बनाया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। ICAI is not being a legislative body can enforce compliance with its standard only to its member। ICAI है वो लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, वो केवल अपने मेंबर्स को एनफोर्स कर सकती है कि वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई विद करे। अब कंपनी और अन्य लॉ हैं जो वो ये बताते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं। AS कैन नॉट ओवरराइड लॉज एंड लोकल रेगुलेशन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं वो जो भी लॉ है, जैसे कंपनी लॉ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, तो इन लॉ को और कोई रेगुलेशंस हैं, लोकल रेगुलेशंस हैं, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उन लॉज और रेगुलेशन को फॉलो ही करना पड़ता है, उनके ऊपर नहीं जा सकते वो। अगर लॉ कोई बात कर रहा है तो उस बात को, उस नियम से वो ऊपर, उससे अलग नियम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है, उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हैं वो। Accounting standards are never made mandatory from the date specified in respective standard। जैसे कि मैंने बताया था अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिस्ट स्टार्ट करने से पहले कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आए हैं अस्तित्व में, उनमें सब में डेट मेंशन है कि किस डेट से उन एंटिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस डेट, जो रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ में जो डेट मेंशन है कि इस डेट से आपको ये फॉलो करना है, तो उस डेट से
स्पेसिफाइड डेट से ही पहले मैंडेटरी नहीं होंगे। AS आर जनरली एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो जनरली सभी कंपनीज पे अप्लाई होते हैं। द कंपनीज एक्ट हैड अर्लियर नोटिफाइड 29 AS मैंडेटरी ऑन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अभी मैंने बताया कि जो 32 AS है उनमें से 29 AS को मैंडेटरली कंपनी लोग कहता है कि ये मैंडेटरली कॉर्पोरेट एंटिटीज पे अप्लाई होंगे। द कंपनीज एक्ट हैव विड्रॉल AS 8। जो AS 8 था हमारा, AS 8 कौन सा था? अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट शोध एवं विकास हेतु लेखांकन, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अभिसरण कहाँ तक किया गया है उसकी बात करते हैं। तो ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो हर कंट्री अपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए उनके पास अपने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सब कंपनी अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं कि किस तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाएगी। Convergence means the process by which they stop being different and become more similar. Convergence का मतलब होता है सम्मिलन, जिसको बोला जा सकता है। अभिसरण जिसको कहा जा सकता है कि अभिसरण। तो कन्वर्जेंस का मतलब एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कि इंडिया को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, या इंडिया के कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग के लिए, और दूसरी कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, वो दोनों में ज्यादा डिफरेंस ना हो और दोनों ज्यादा से ज्यादा सिमिलर हो सके। इनको सिमिलर करने की प्रोसेस जो है वही क्या होती है? कन्वर्जेंस होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द ICAI डिसाइड टू कन्वर्जेंस बट नॉट टू अडॉप्ट IFRS। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करती रहती है ICAI से कि हमें सब में एकरूपता लानी है। जो दूसरी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, और हम जो फॉलो कर रहे हैं उनमें एकरूपता होनी चाहिए। जहां तक पॉसिबल है वहां तक एकरूपता लाने की प्रोसेस की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, जिसकी हम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो IFRS को यूं की यूं अडॉप्ट नहीं करना चाह रही। वो चाह रही है कि बस एकरूपता उनमें आ जाए। कन्वर्जेंस मीन्स कीपिंग IFRS एज फार एज पॉसिबल। कन्वर्जेंस का मतलब है कि IFRS को जहां तक पॉसिबल है उनका रखें। एंड डिपार्चर डेविएशन हैव बीन मेड which are absolute necessary considering our own economic environment। जहां तक पॉसिबल हम IFRS को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन भी रह सकता है। डेविएशन किस हद तक अलाउ है? जो हमारी खुद का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इंडिया का, उसके लिए जरूरी हो, वहां तक डेविएशन भी अलाउ है, डेविएशन को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जो कन्वर्जेंस है कि ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स हैं IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ में जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक साथ मतलब एक रूपता लाने की कोशिश की जा रही है। और उसके ICAI के साथ में कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्कस भी करती है कि हम किस तरीके से जो भी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें और दूसरी कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन में एक रूपता ला सकें, अभिसरण कर सकें उनको। तो इसके लिए IFRS को ऐसा नहीं कि ऐसे कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जहां तक पॉसिबल है हम उनको फॉलो कर सकें, और जहां हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इंडिया का वो जहां तक अलाउ करता है वहां तक हम फॉलो करें, और जहां जरूरत है, बहुत जरूरत है जहां पे, वहां हम डेविएशन को भी स्वीकार कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे IFRS के बारे में, और साथ ही जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड वगैरह हैं, जो और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बोर्ड बने हुए हैं, वो किस तरीके से अकाउंटिंग जो भी स्टैंडर्ड वगैरह हैं वो इशू करते हैं, कौन कौन से इशू किए जा चुके हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।